अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टुडे आवर लेक्चर नंबर 19 और लेक्चर नंबर 19 में हमने क्या पढ़ना है, हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट को स्टडी करना है। इससे पीछे जो लेक्चर नंबर 18 हमने किया था, लेक्चर नंबर 18 में हमने सोर्स ऑफ करंट को देखा था। उसमें हमने 4 मुख्तलिफ सोर्स ऑफ करंट देखे। उसमें हमने जो है सेल या बैटरी को देखा कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हमने जनरेटर को देखा जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद थर्मोकपल जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और जो सोलर सेल्स हैं वो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वो सारे के सारे थे जी सोर्सेज ऑफ करंट। ठीक है कि करंट का सोर्स क्या है, कैसे हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे गेन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के क्या इफेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले ये 3 तरह के इफेक्ट्स होते हैं जी करंट के। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट और तीसरा होता है जी केमिकल इफेक्ट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है जी? वेरी सिंपल। हीटिंग इफेक्ट को अगर हम देखें तो आपको पता है कि कोई भी जो मेटेलिक कंडक्टर होता है या कोई वायर होती है, ठीक है, कोई भी अगर मैं कंडक्टर लिखता हूँ या कोई वायर है या कोई भी मेटल की चीज़ है, तो वो कंसिस्ट करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। रैंडम मोशन में ये क्या करते हैं, ये कोलाइड करते हैं। और ये जो कोलिजन होता है ये इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स आपस में भी कोलाइड करते हैं और ये कंडक्टर की वॉल्स, वायर की वॉल से भी टकराते हैं। और ये जो कोलिजन है, इस कोलिजन के दौरान क्या होता है, उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। और आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 में हमने ये बात स्टडी की हुई है कि जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, मीन्स टू से कि अगर वो कोलिजन कोलाइड करेंगे आपस में, क्योंकि वो फ्री टू मूव है, रैंडम मोशन में होते हैं, वो कोलाइड करते हैं और उनकी कोलिजन के दौरान क्या होता है कि उनके वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो टेम्परेचर को भी इंक्रीज कर देती है। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, डेफिनेटली वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। अगर हम वो हीट कॉन्स्टेंट जो है उसको मैं अगर H से डिनोट करता हूँ तो H इज इक्वल टू, इसका जो फार्मूला आ जाएगा I स्क्वायर आर टी। ठीक है, I स्क्वायर आर टी, ये आपके पास आ जाएगा हीटिंग इफेक्ट H, हीटिंग कांस्टेंट H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब इसका एक मैं और रिलेशन यहाँ से बना सकता हूँ कि अगर आप जानते हैं कि जो पावर होती है बच्चे, वो पावर होती है V क्रॉस I के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं V की वैल्यू पुट करूँ अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ, V होता है IR के इक्वल, तो IR इंटू आई, तो ये पावर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी आपके पास, I स्क्वायर आर के। मीन टू से I स्क्वायर आर किसके इक्वल आया, ये यहाँ पर पावर के इक्वल आया। तो I स्क्वायर आर की जगह अगर मैं पावर लिख दूँ तो H इज इक्वल टू P इंटू टी, ये आपके पास एक रिलेशन और बन जाएगा हीटिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने का। तो ये था जी हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। दूसरा है जो इफेक्ट ऑफ करंट है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होता है, दूसरा इफेक्ट अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट जी वेरी सिंपल, बहुत आसान चीज़ है। मैग्नेटिक इफेक्ट में होता क्या है कि आपको पता है कि जब किसी भी वायर से, किसी भी कंडक्टर से करंट गुजरता है तो उसके गिर्द एक जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली हम जो घरों में या हम जो वायर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वायर्स के ऊपर एक कोटिंग हुई होती है, मतलब ब्लैक या रेड या ग्रीन कलर की आपको ऊपर कोटिंग नजर आती है। ठीक है, एक्चुअली वो वायर नहीं होती, वायर उसके अंदर होती है जो कॉपर फॉर्म में होती है। जो कॉपर होता है ना अंदर, वो वायर होती है। उसके ऊपर जो इंसुलेशन हुई होती है। इंसुलेशन किस लिए हुई होती है, 2 चीज़ों के लिए कि एक तो अगर आप उसको वायर को टच कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको करंट लगेगा, ठीक है, उससे आपको जो है वो लॉस होगा। और दूसरा ये इफेक्ट होता है कि आपने इंसुलेशन इसलिए ऊपर की होती है उस वायर के ऊपर, कॉपर के ऊपर इसलिए इंसुलेशन की होती है, वो रबर की, प्लास्टिक की, ताकि जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम मिनिमाइज कर सके। मीन्स टू से कि अगर हम किसी वायर के पास से गुजरते हैं, ठीक है, तो वो हमें अट्रैक्ट करके अपनी तरफ ना खींच ले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है। तो किसी भी वायर से, अगर किसी भी वायर से, ये जस्ट सपोज एक वायर है, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट I पास कर रहा है, तो यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट होगा।
ठीक है। अगर किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर हमने देखा हो कि ये जो वायर्स आम स्ट्रीट में से या जो खंबे लगे होते हैं या ऐसे, या जो मेन ट्रांसमिशन लाइंस होती है, जिस तरह से अगर मेन ट्रांसमिशन लाइंस को अगर आप देखें, मतलब ग्रिड स्टेशन आपने यूजली नोट किया होगा कि जितने भी ग्रिड स्टेशन हैं, पावर जनरेटिंग यूनिट्स जो हैं, वो सारे पॉपुलेटेड एरिया से बाहर लगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन ट्रांसमिशन लाइंस आनी होती हैं और मेन ट्रांसमिशन लाइंस में जो पोटेंशियल है वो बहुत हाई होता है। अब पोटेंशियल बहुत हाई होता है तो मीन टू से एक लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उसमें से पास कर रही, तो बहुत ज़्यादा करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही उसका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो वो जो है अगर पॉपुलेटेड एरिया में से अगर मेन ट्रांसमिशन लाइंस अगर हम पास करवाएंगे तो उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। क्यों लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे? क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बहुत उसका जो मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि सिंपली वी कैन से कि अगर किसी भी जो है वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, करंट पास कर रहा है, तो उसके गिर्द क्या होती है, डेफिनेटली वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है, सर्कुलर फॉर्म में उसकी चारों तरफ प्रेजेंट होता है। मैं इनटू से अगर ये एक वायर है तो इसके चारों तरफ क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, स्ट्रेंथ ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक करंट एलिमेंट के ऊपर, करंट एलिमेंट मीन टू से करंट एलिमेंट का क्या मतलब है कि करंट कितना पास कर रहा है। अभी मैंने बोला ना कि अगर करंट बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो इट मीन्स कि बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा और उसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होगी, सही है। और दूसरा ये डिपेंड करता है डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट, डिस्टेंस फ्रॉम करंट एलिमेंट, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। करंट एलिमेंट से आपका डिस्टेंस कितना है, मीन टू से अगर आप करंट एलिमेंट से बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है, करंट एलिमेंट बहुत ज़्यादा दूर है, डिस्टेंस ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। अगर डिस्टेंस कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे क्लोजर आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट व्हेन एवर अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर आर अ कंडक्टर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। वन इज current element, ठीक है, कि if a large amount of current is passing through a wire then magnetic field will be so strong, and second thing is distance from current element, and इसको हम ऐसे explain कर सकते हैं, if distance is small from current element, ठीक है, then magnetic field will be strong, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ करंट का। अगर हम तीसरी कौन सी टाइप है, वो है केमिकल इफेक्ट। ये मैंने लिखा हुआ है केमिकल इफेक्ट। तो बच्चे केमिकल इफेक्ट में क्या होता है, केमिकल इफेक्ट में क्या होता है कि हम बेसिकली जो केमिकल इफेक्ट का जो प्रोसेस है उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग से सबसे पहले आ जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि किसी भी सोल्यूशन, मतलब कोई एक्वा सोल्यूशन है, मीन टू से कॉपर सल्फेट का है CuSO4, ठीक है, या आप इधर मैं लिख देता हूँ CuSO4 कॉपर सल्फेट है, या H2SO4 है। इन सोल्यूशंस में से आप इलेक्ट्रिक करंट को पास कर दें, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें इसमें से, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होगा, ठीक है, कि अगर जब आप इस एक्वा सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से क्या होता है, ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। कि किसी एक्वा सोल्यूशन में से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। अब ये जो सोल्यूशन होता है एक्वस फॉर्म में, ये जैसे मैंने बोला कॉपर सल्फेट है, H2SO4, कोई भी एक्वस फॉर्म में जो सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। द सोल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन एक्वस फॉर्म, इन लिक्विड फॉर्म, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और अब तीसरी बात, यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना देता हूँ कि ये मेरे पास एक वेसल है, ठीक है, ये एक वेसल है। इस वेसल के अंदर मेरे पास यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, नीचे यहाँ पर ये कुछ समवट इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है और यहाँ पर मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब क्या होता है कि इन इलेक्ट्रोड्स को हमने क्या किया होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी सोर्स के साथ बाहर कनेक्ट किया होता है, ठीक है। इनको हमने क्या किया होता है, बाहर किसी एक बैटरी सोर्स के साथ, ये पोटेंशियल पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये V वोल्टेजेस आगे बैटरी के। अब ये दोनों इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये सेम मटेरियल के होते हैं। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी करते हैं, केमिकल इफेक्ट को स्टडी करते हैं, तो ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रोड जो हैं रॉड की फॉर्म में होते हैं और ये दोनों सेम मटेरियल के होते हैं। अब मीन टू से अगर हम कॉपर सल्फेट को पढ़ रहे हैं तो ये वाला कॉपर का जो ये वाला भी कॉपर का होगा, ये वाला भी कॉपर का होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें
तो बच्चे ये वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसको हम बोलेंगे एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ होगा इस पर नेगेटिव चार्ज होगा और इसको हम बोलेंगे कैथोड। ठीक है, एक आपके पास एनोड आ गया, दूसरा आपके पास क्या आ गया, कैथोड। ठीक है, अब होता क्या है कि जब अगर हम ये दोनों जो है कॉपर के बने होते हैं, कॉपर की क्या होती है, अगर हम कॉपर पे देखें तो इस पर 2+ चार्ज होता है, और इसमें अगर हम देखें तो कैथोड पे इसकी रिडक्शन होती है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होकर ये कॉपर बन जाता है। बाद में ये कॉपर जो है ये सल्फेट आयंस के साथ मिलके कॉपर Cu2 प्लस SO4 2 नेगेटिव, ये मिलके आपस में क्या बनाते हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बना देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि अब ये जो दो मैंने इलेक्ट्रोड अभी बोले हैं, एक कैथोड है और दूसरा एनोड है। ठीक है, तो कैथोड और एनोड में क्या होता है, कैथोड जो है और एनोड ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, और इनका फंक्शन क्या है, ये कैरी करते हैं करंट को इनटू द सॉल्यूशन एंड आउट टू द सॉल्यूशन। इनके सॉल्यूशन के अंदर ये करंट को लेकर भी आते हैं और करंट को सॉल्यूशन से बाहर भी लेकर जाते हैं। ठीक है, दे कैरी करंट इनटू द सॉल्यूशन एंड आउट टू द सॉल्यूशन। यू कैन सी कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है एनोड वाला, एनोड से मीन टू से करंट अंदर एंटर हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर करंट आ रहा है, और कैथोड से ये बाहर वापस एग्जिट करके वो नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये करंट को, और ये जो वेसल है, ये वाली जो मैंने वेसल बनाई हुई है, ये जो वेसल है जिसके अंदर सारा सॉल्यूशन है, आपके पास इलेक्ट्रोड्स, ये सारी असेंबली है। ठीक है, इस वेसल को आप बोलते हैं वोल्टामीटर। द वेसल कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड 2 इलेक्ट्रोड्स इज नोन एज वोल्टामीटर, इसको बोलते हैं हम वोल्टामीटर, इस वेसल को बोलते हैं। ठीक है, अब अच्छा नेक्स्ट इसमें एक टर्म आ जाती है बच्चे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, मैं वैसे आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है कि इसमें ये एक प्रोसेस है इन विच वी आप क्या करते हैं कि एक एक्सर्ट करते हैं एक जो चीप मेटल के ऊपर, कोई मतलब जस्ट सपोज एक चीप मेटल है आयरन वगैरह की। ठीक है, इसके ऊपर मैं किसी एक्सपेंसिव मेटल की लेयर को चढ़ा दूंगा। ठीक, कैसे, मतलब जैसे आर्टिफिशियल गोल्ड नहीं आपने देखा, आप बोलते हैं कि उसके सोने का पानी चढ़ा होता है, आप बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो एक चीप मेटल होती है। ठीक है, चीप मेटल मतलब सिल्वर वगैरह की मेटल होती है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्या होता है कि वो लेयर चढ़ा देते हैं एक, उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं गोल्ड की। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है कि किसी भी मेटल की उसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए, उसकी फिजिकल अपीयरेंस को इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो है वो प्रोसेस यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सिर्फ एक चीज बच्चे चेंज होती है कि आपके पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में दो जो हैं वो डिफरेंट आपके पास लेयर्स आती हैं, एक एक्सपेंसिव मेटल होती है, एक आपके पास चीप मेटल होती है। ठीक है, अब जब आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस करना है, मतलब सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होती है, गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी होती है। ठीक है, तो जब आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस करना है तो उसमें जो एक्सपेंसिव मेटल होती है वो क्या बन जाती है, एनोड, और जो चीप मेटल होती है वो आपकी क्या बन जाती है, कैथोड। ठीक है, तो अगर आप गोल्ड प्लेटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपके पास जो एनोड है वो गोल्ड का बन जाएगा, और अगर आप सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि किसी चीप मेटल आयरन वगैरह के ऊपर अगर आप सिल्वर की जो है प्लेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास सिल्वर का जो है वो एनोड बन जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। कि इसमें होता क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें आपके पास चीप मेटल होती है, चीप मेटल के ऊपर क्या करते हैं आप एक एक्सपेंसिव मेटल की लेयर को चढ़ा देते हैं। ठीक है, इसको हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। आर्टिफिशियल गोल्ड वगैरह भी इसी प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर, इसमें हमने इफेक्ट्स ऑफ करंट को स्टडी किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो ओहम्स लॉ को स्टडी करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।